हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। पुनः स्वागत है आप सबका। मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेस का यूट्यूब वीडियो चैनल। हमेशा की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियोज। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हाँ तो छात्रों, आज 1 मई है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज पूरे विश्व में जो हम देखते हैं उन्नति, प्रसिद्धि, समृद्धि और इतना विकास जो देखने को मिलता है, इस विकास के पीछे एक एक मजदूरों का मेहनत काम करता है। आज गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, उस इमारतें की एक एक ईंटें, एक एक कंक्रीटों को किसी मजदूर ने अपने हाथों से रख कर तब वैसा बनाया होगा। वैसे मजदूरों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रमिक दिवस मनाया जाता है आज के दिन 1 मई को। यह सबसे पहले 1 मई 1923 से भारत में मनाया गया और 1 मई 1886 से विश्व में श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज उन मजदूरों के नाम, मजदूरों को हम, श्रमिकों को हम हैप्पी बोलते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। तो आज का क्लास हमने 1 मई के श्रमिक दिवस के शुभ वचनों के साथ हमने शुरुआत की है। आज आइए छात्रों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज शुक्रवार का दिन है और आज क्लास में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है 2, इसमें क्लास हो चुका है, जो वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है। यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं, जहां से ये देख रहे हैं वहीं आपको इसी प्लेलिस्ट में आगे पीछे देखिए, इसी चैप्टर का पहला और दूसरा लेक्चर वाला भी वीडियो आपको मिल जाएगा। उसे भी यदि न देखे हैं तो उसे अवश्य देख लें। यहाँ इस चैप्टर का तीसरा वीडियो हम लोड कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां, यह हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और हम लोगों का इस चैप्टर का सबसे लास्ट आज लेक्चर हम लोग दे रहे हैं हिस्ट्री का। इसमें जो जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसकी रिवीजन थोड़ा सा हम बता देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, मोहरों के बारे में, बाट लिपि के बारे में और हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो की बनावट के बारे में, स्थापत्य शैली और भी बहुत सारी चीज़ें जो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से जुड़ी हुई है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। आज इससे आगे हम जानते हैं, यह जो पहला टॉपिक आपको नज़र आ रहा है इसका नाम है सभ्यता का अंत। हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। लगभग 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, लेकिन वो सभ्यता अब शेष नहीं बची हुई है। मात्र उत्खनन द्वारा, खुदाई के द्वारा उसके अवशेष ही हम देख पाते हैं। बहुत सारी वजहें थी जिसके वजह से यह सभ्यता का अंत हो गया। आइए उन्हीं वजहों की हम चर्चा करते हैं। ऐसे तो विद्वानों में, हमारे इतिहासकारों में मतांतर है। कुछ का कहना है कि यह सभ्यता का अंत सिंधु नदी घाटी के आसपास बसने की वजह से, उस नदी में जब बाढ़ आई, बहुत अधिक मात्रा में पानी हुआ, तो इसके अगल बगल सारे इलाके डूब गए और सारे लोग मर गए होंगे। तो बाढ़ का एक कारण बताया जाता है जिसकी वजह से सिंधु नदी घाटी की सभ्यता का अंत हो गया। दूसरे विद्वान का कहना है कि हो सकता है यहाँ आग लग गई हो जिसके वजह से यह सभ्यता का अंत हो गया है। किसी का कहना है, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता पर किसी बर्बर आक्रमणकारियों ने बाहरी देशों से आकर हमारे देश में प्रवेश करने के उद्देश्य से सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों पर हमला किया। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो हड़प्पाई जो लोग थे, ये युद्ध कौशल में नहीं जानते थे, निपुण नहीं थे। इसके वजह से उन्होंने आक्रमण को झेला नहीं, बल्कि काल के काल में समा गए। तो इसका भी संकेत हमें मिलता है। कुछ का कहना है कि भूकंप आया होगा और सारे लोग जमींदोज हो गए होंगे। वही मिट्टी, वही मृत भांड, सिक्के, मोहरें हमें पृथ्वी के नीचे से जहाँ तहाँ खुदाई और उत्खनन के दौरान समय समय पर मिलता है। कुछ का कहना है कि नहीं, हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ हो
और मौसम में एक अचानक जब बदलाव आता है तो बहुत सारे जीव जंतु उस मौसम में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, अनुकूलित होने में कुछ को बहुत समय लगता है। इसके वजह से शायद वो सारे जीव जंतु काल के गाल में समा गए, और जब लोग ही नहीं रहे, जीव जंतु ही नहीं रहे, तो उनके घरेलू चीज़ों से लेकर के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो खुदाई में हमें प्राप्त होती है वो कैसे सही रहेगी। इसलिए ये सभ्यता का अंत हो गया। तो जितने मुँह उतनी बातें की जाती है, लेकिन ऐसी नहीं है कि ये बिना किसी बुनियाद के पर कहा जाता है। सबकी कोई ना कोई अपना तर्क है। हर इतिहासकार अपने बात की पुष्टि के लिए अपना उदाहरण प्रस्तुत करता है, अपना तर्क प्रस्तुत करता है। ओवरऑल देखा जाए तो सभी इतिहासकारों की बातों में कुछ न कुछ सच्चाई है। इस प्रकार हमने देखा कि इस हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है विभिन्न कारणों से हुआ। कोई एक कारण इसके लिए जिम्मेदार नहीं था कि इसी वजह से ये घटना घटी, मात्र एक घटना, और इसके वजह से ये सभ्यता का अंत हो गया, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे कई कारण काज करते हैं और जिसके वजह से यह सभ्यता का अंत माना जाता है। तो आक्रमण की भी चर्चा होती है इस सभ्यता के अंत के बारे में। 2600 यह सभ्यता का अंत जो है 2600 ईस्वी पूर्व में तो ये शुरू हुआ, और 1900 ईस्वी पूर्व का मतलब हुआ जब से ईस्वी पूर्व शुरू हुआ, कैलेंडर शुरू हुआ, उसके पहले के सालों को और पहले के समयों को व्यक्त करने के लिए हम उसी ईयर में, वर्ष में पूर्व लगा देते हैं, ईस्वी पूर्व लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि जैसे 2600 ईस्वी पूर्व है, इसका मतलब आज 2020 चल रहा है, तो 2020 ईस्वी के पहले 2600 साल पहले, मतलब 2600 साल और प्लस 2020 को जोड़ दीजिए तो 4620 आएगा। मोटे तौर पर देखा जाए 4500 साल पुराना, अर्थात हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता है। तो ये तो इसकी शुरुआत हुई, और 1900 ईस्वी पूर्व लगभग 700 साल 800 साल यह सभ्यता अस्तित्व में थी। इसके प्रमाण मिलते हैं, गृह स्थापत्य कला का उदाहरण मिलता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण मिलता है, लोगों का जनजीवन, कृषि, पशुपालन, ये सब के संकेत मिलते हैं। खुदाई के द्वारा ऐसे वस्तुएं मिली हैं जिससे हमें ये इस चीज़ को बल मिलता है कि यह सभ्यता बहुत ही समृद्ध, सुखद और बहुत ही विकसित सभ्यता थी। ये 5000 साल पहले, जिस समय यूरोप में जो बड़े बड़े शहर आज के डेट में देखते हैं, लंदन, पेरिस जैसे शहर जो बहुत ही विकसित है, उसको छूने के लिए भारतीय शहरों को बहुत वक्त लगेगा आज के डेट में। ये आज से 5000 साल पहले ऐसे नहीं थे। 5000 साल पहले भारत में ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, ये सब सभ्यता जो है कि उस समय के यूरोप से भी विकसित और उन्नत थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं। पेरिस और लंदन में उतने सुख सुविधाओं का विस्तार नहीं था, उतनी सुव्यवस्थित जिंदगियां नहीं थी जितनी सुव्यवस्थित जिंदगियां हमारे मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में देखने को मिलती है। निश्चित तौर से हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत ही पुरानी, समृद्ध और बहुत ही विकसित थी। खैर, दुर्भाग्य की बात है कि यह सभ्यता अब तक अस्तित्व में नहीं है। ये आज से कई हजार साल पहले समाप्त हो गई। तो ये सभ्यता के क्या कारण थे अंत होने का, इसके बारे में हमने कुछ इतिहासकारों का मत भी बताया। अलग अलग इतिहासकारों का विचार अलग अलग है। तो जो भी हो, सभ्यता का अंत होना था, अंत हो गया। अब हम जानते हैं जब सभ्यता अंत हो गई, पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, फिर बहुत दिनों के बाद से नई सृष्टि का जन्म हुआ, नई सभ्यता का जन्म हुआ, लोग रहना शुरू किए। फिर क्या हुआ, हमारी जो अभी हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, इस युग की शुरुआत हुई। तो आज से लगभग 100 साल पहले, उससे भी पहले की बात है, लगभग 19वीं शताब्दी में भी इस हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ कुछ चीज़ों का खोज हुआ, जैसे मुहर मिले। तो उस समय जनरल 19वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी का मतलब 1899 तक, 1801 से लेकर के 1899 तक के काल को हम 19वीं सदी कहेंगे, याद रखना है। और 1901 से लेकर 1999 तक के काल को 20वीं सदी कहते हैं। 2000 के बाद जो अभी चल रहा है, ये सब 21वीं सदी है। तो हम 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो उस समय हमारा देश गुलाम था, और ये जो खोज होते हैं, उत्खनन होते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण हमारे यहाँ एक संस्था थी जिसका काम वो अभी भी है। तो उस संस्था का निर्माण जो हुआ था, इसीलिए निर्माण हुआ
था कि जो पुरानी वस्तुएं हैं, पुरानी सभ्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार की खुदाई में उत्खनन के दौरान जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, इसका काल निर्धारित किया जाए, इसका क्या ऐतिहासिक जुड़ाव है, लगाव है हमारी सभ्यता संस्कृति से, इसके बारे में अध्ययन किया जाए। और उसके लिए विद्वानों की टोली, इतिहासकारों की, पुरातत्वों की एक टीम उसके पीछे कार्य करती थी। और उसके जो अध्यक्ष थे, जो डायरेक्टर थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के, चूंकि उस समय हमारा देश गुलाम था, ये सारे बड़े बड़े मुख्य पदों पर अंग्रेजों का ही अधिकार होता था, इसलिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर थे वो एक अंग्रेज अधिकारी था। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था जनरल कनिंघम। वो जनरल कनिंघम जो है हमारे देश में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर बनाए गए। और हमारी सभ्यता की जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, मोहर, सिक्के, बाट, कुछ कुछ मिला यहाँ वहाँ, तो उसके बारे में कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसके बारे में उनको जो समझ आया उसकी जानकारी उन्होंने लोगों को दी, प्रस्तुत की। तो ये 1921 के पहले की बात है, ये 19वीं सदी की बात है, 20वीं सदी में नहीं। 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की तो ये 20वीं सदी में खोज की थी, तो 19वीं सदी की बात बता रहे हैं। लगभग उससे 20-25 साल 50 साल पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हो चुकी थी, लेकिन उसका सिस्टमेटिक सुव्यवस्थित ज्ञान जो है, विधिवत ज्ञान हमको प्राप्त नहीं था और न दुनिया को उसके बारे में जानकारी थी। हाँ, उत्खनन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती थी जिसका काल अनुक्रम अगर देखा जाए तो अल्फ्रेड जनरल कनिंघम ने अपने अध्ययनों के दौरान इन वस्तुओं का जिक्र करते थे, अध्ययन का रिपोर्ट प्रकाशित करते थे, लेकिन उन वस्तुओं का सही जानकारी चूंकि उनको भी नहीं थी और उस पर विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन वस्तुओं को वैसे काल क्रम में निर्धारित करने की कोशिश की है जिसके बारे में कोई हमको विशेष जानकारी नहीं मिलती। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जनरल कनिंघम अपने खोजों नहीं सक्सेस हुए थे। बहुत सालों बाद जब सर जॉन मार्शल जब आए, सर जॉन मार्शल हमारे देश के जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जब डायरेक्टर बनाए गए, तो उनके देख रेख में जो दयाराम साहनी थे, उन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर डाली। फिर 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी थे नाम के एक विद्वान इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, तो उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। उसके बाद फिर 1924 में फिर खोज हुई। 1944 में REM व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष डायरेक्टर बनाए गए। तो धीरे धीरे 1921 के बाद से इसमें बहुत ही प्रोग्रेस हुआ और हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी और ये कितना पुराना सभ्यता है, कितनी पुरानी संस्कृति है, इसके बारे में लोगों में कौतूहल की भावना जगी और इसका अध्ययन लोगों को एक रोमांच से भर देता था। इसलिए भारत के भी बहुत सारे पुरातत्वविद, इतिहासकार, यहाँ तक कि विदेश से भी टीम आए। उसके बाद में 1944 के बाद में कनाडा से, अमेरिका से, फ्रांस से लोग चल करके आए, पूरी टीम आती थी पुरातत्विक सर्वेक्षण के पुरातत्वविदों के साथ साथ उनके पूरा इतिहासकारों का टीम आती थी कि भाई कैसा सभ्यता है जो 5000 साल पुराना, इसका पता चलता है। और खोज की, बहुत सारे ऐसे मनके मिले, पत्थर मिले, अस्थियां मिली, पशुपालन होती थी उसका स्वरूप संकेत मिला। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी घरेलू वस्तुएं, बटखरा, लिपि है ना, मृद भांड, मुहर, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिली जिससे हमें उसे कार्बन 14 की पद्धति द्वारा उसका उम्र ज्ञात किया गया, काल निर्धारित किया गया। तब यह पता चला कि भाई ये तो वस्तु आज से 5000 साल पुराना है, लगभग 4500 साल पुराना है। निश्चित तौर से यह घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम जानते हैं, यह बहुत ही पुरानी, अजर और अमर सभ्यता थी। लेकिन यह कुछ वर्षों के बाद इसका नाश हो गया क्योंकि उन तरह की वस्तुओं का मिलना अभाव होते गया। बहुत सारे क्षेत्रों में ये सभ्यताओं का कम वस्तुओं का प्राप्ति होने लगा। इससे यह अनुमान लगाया गया कि 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास इस सभ्यता का आते आते खात्मा हो गया। और छात्रों, हम ये बात बता दें कि ये जो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति थी, इसके बहुत सारे वस्तु मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं, इराक, ईरान से प्राप्त हुए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से, मिस्र से प्राप्त हुए हैं, जहाँ से यह बातों की पुष्टि होती है
कि हमारे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग व्यापार व्यवसाय भी करते थे दूर दराज के क्षेत्रों से। वहाँ हमारे बटखरे मिले हैं, वहाँ के मेसोपोटामिया के जो कुआं है, एक दो जगह है ऐसा उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ है। तो वहाँ से भारतीय पुरातत्व वो सामान जो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुए वही चीज़ मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस बात को बल मिलता है कि उस समय इन दोनों जगहों के बीच, दोनों शहरों के बीच व्यापार व्यवसाय होता था। अब व्यापारी किसी वस्तु को लेकर के आते थे, जाते थे और आदान प्रदान उन वस्तुओं का होता था। तभी तो वो वस्तु जो सिंधु घाटी सभ्यता में जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है वो वस्तु मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं उत्खनन के दौरान। तो हमारा व्यापार व्यवसाय आज से 5000 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता था, हमारे देश से बाहर भी होता था। तो ये इतनी विस्तृत और इतनी बड़ी सभ्यता थी। 5000 साल पहले जिस सभ्यता का हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, बार बार वो सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उस काल अवधि में 5000 साल पहले दुनिया में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोग बर्बर जिंदगी जीते थे, खाना बदोश की ज़िंदगी जीते थे, पशु पक्षियों को मार करके खाते थे, जैसे तैसे आदि मानव की ज़िंदगी जीते थे। उनके पास कोई सिस्टमेटिक जीवन शैली नहीं था, बहुत सारे चीज़ों का अभाव था। लेकिन उसी समय में हमारे देश में क्या था, उन्नत शहर बस चुके थे, उच्च जीवन शैली विस्तृत हो चुकी थी, व्यापार व्यवसाय का एक सिस्टम तैयार हो चुका था, यातायात की व्यवस्था की माने सुविधा का विस्तार हो चुका था, उद्योग धंधे भी लग चुके थे, जैसे शिल्प उद्योग, कारीगरी, मनके बनाने का, ये सब चीज़ों का हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया। तो उन सभी चीज़ों का विकास हो चुका था। तो हमारी सभ्यता उन्नत और विकसित थी। ऐसी सभ्यता थी कि दुर्लभ थी, विश्व में ऐसी सभ्यता कहीं नहीं थी जैसे सभ्यता हमारी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात कही जाएगी कि उस सभ्यता का अंत हो गया, खात्मा हो गया, है ना। तो उसी सभ्यता के अंत के बारे में हमने देखा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसके बारे में हमने बताया। इसमें थोड़ी सी बात हम और जोड़ना चाहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज होने से पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो ईंट थे वो ईंटों को उखाड़ करके लोकल जो लोग थे, आसपास के लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में ईंटों को जमा कर लिया, उन ईंटों से अपना बड़ा बड़ा घर बना लिया, है ना। इस तरह हमारी जो हड़प्पा सभ्यता की जो विरासत थी, जो प्राचीन वस्तुएं थी दुर्लभ, वो नष्ट कर दी गई लोकल लोगों के द्वारा। ऐतिहासिक महत्व को नहीं लोगों ने जाना, इसके वजह से इन वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। बहुत सारे मोहर, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे ऐसे नालियों का हमें प्राप्त हुआ है जो बाद में बर्बाद कर दी गई है हाल ही के लोगों के द्वारा। बाद में जब 1921 में इसकी खोज हुई, दुनिया को पता लगा कि 5000 साल पुरानी सभ्यता भारत में अस्तित्व में कभी थी और यह खत्म हो चुकी है, तो अब उसकी संरक्षण शुरू हुआ। उसके बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस से लोग आए उसकी तह तक जाने के लिए, तो अब उसको संरक्षण मिला। लेकिन उसके पहले 1921 के पहले जब तक जानकारी नहीं थी, लोगों ने जी भर उसको बर्बाद किया, तोड़ा, खराब किया, तो बहुत सारी चीज़ें नष्ट भी हो गई। हमें जानकारी में पहुंचने से पहले ही वो समाप्त कर दी गई। तो इसके वजह से हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है एक बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है। और जनरल कनिंघम ने कुछ नहीं कर पाए, वह हड़प्पा सभ्यता की असलियत तह तक नहीं जा पाए। लेकिन सर जॉन मार्शल जब आए 19वीं सदी में, जब के बाद 20वीं सदी में जब सर जॉन मार्शल जब आए 1924 के आसपास, है ना, तो उन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का गहन अध्ययन किया। साथ ही साथ उन्होंने यूनान में क्रीट की सभ्यता का भी अध्ययन कर रखा था और उसका भी उन्हें लंबा अनुभव था। इसलिए उन सारे ज्ञानों को, उन सारे अनुभवों को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के कार्य में उन्होंने बड़ी शिद्दत से काम किया, लोगों को सजेशन देके काम करवाया, जिससे हम असलियत तक पहुंच पाए और सिंधु घाटी की जो असलियत थी वो दुनिया के सामने और हमारे सामने आ पाई। तो सर जॉन मार्शल का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उनके देखरेख में इतना महत्वपूर्ण कार्य हुआ और इस विश्व की जो गौरव गाथा है, भारत की गौरव गाथा है, विश्व में जानी जाती है। भारतीय पहचान जिसके लिए, उसकी पहचान हो पाई। तो ये सभ्यता की इस प्रकार खोज हुई और किस तरह जाना गया। आज आप लोग 12th क्लास में हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से जान रहे हैं, क्योंकि यह हड़प्पा सभ्यता से ही इतिहास की शुरुआत होती है। उसके पहले भी पृथ्वी था, उसके पहले भी लोग रहा करते थे, मानव थे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके पहले की जो जानकारी है हमें बहुत ही अस्पष्ट है, तो उसकी विशेष जानकारी नहीं है। इतिहास में उसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है, पुष्टि नहीं होती है। बस आकलन करके उन सभी
लोगों के जीवन शैली, तौर तरीकों, इन सभी चीज़ों को इतिहासकार और पुरातत्वविद हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो जीवन शैली, उतार चढ़ाव जो जिंदगी था, उनका जो कार्यशैली था, उनके द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले वस्तुएं थे, इन सभी चीज़ों से हमें एक ठोस प्रमाण मिलता है। वहाँ से हमारी इतिहास की एक मुख्य धारा की शुरुआत होती है। तो इसलिए चैप्टर में, पहले चैप्टर में आप लोग को हड़प्पा सभ्यता की ये जानकारी दी गई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब 12 का परीक्षा देकर जब BA में जब जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, MA में जब जाएंगे, तो वहाँ भी आपको ये चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा इस हड़प्पा सभ्यता के ऊपर बहुत सारे लोग शोध किया है। ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, इसलिए इसको बड़ी शिद्दत से अच्छा से पढ़िए। SSC के, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारे एग्जामों में जो है कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए चीज़ों का सवाल आता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए। बहुत अच्छा चीज़ है, इसको जानकारी में रखना चाहिए और इसको बढ़िया से चैप्टर को पहले थ्रोली पढ़िए। हमारे वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज। अब आइए, कनिंघम के बारे में भी हमने बताया कि कनिंघम ने क्या गलती की थी, उनकी क्या, किस कमियों की वजह से किस चीज़ तक हम नहीं पहुंच पाए थे, थोड़े थोड़े से हम चूक गए। लेकिन वही सर जॉन मार्शल जब आए तो उन्होंने वो काम किया जो जनरल कनिंघम ने पीछे कर दिया था। तो इसलिए एक बड़े मार्शल नाम के एक बहुत बड़े बड़े इतिहासकार थे, तो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी है ना। हाँ, तो एस.एन. राव की बात हम करते हैं। एस.एन. राव नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। याद रखना है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एस.एन. राव के द्वारा लिखा गया यह किताब था। उसमें बताते हैं कि मार्शल और कनिंघम जिस चीज़ की जानकारी उन्हें थी, या हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की, वो बहुत शुरू की नहीं थी, बहुत बाद की थी। लेकिन सर जॉन मार्शल जब आए तो उन्होंने जो जानकारी जुटाई वो 3000 साल पहले की जानकारी जुटाई। तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों को जो कनिंघम ने भूल कर दिया, जो भ्रम में थे, उनको जो चीज़ों की जानकारी नहीं थी और नहीं कर पाए थे, उस काम को सर जॉन मार्शल ने किया। इसलिए सर जॉन मार्शल को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक नवीन प्राचीन सभ्यता, एक नवीन भी लगा हुआ है और प्राचीन भी है। देखिए, नवीन इसलिए है कि पूरी दुनिया से छुपी हुई थी, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज की, बाद में धीरे धीरे, ये तो शुरुआती दौर के 2 खोज थे, लेकिन इसके बाद में कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, बहुत सारे ऐसे जगहों का इसके बाद से शुरुआत होने लगा और धीरे धीरे करके बहुत सारे जगहों की खोज कर ली गई। तो ये वो जगह थे जो प्राचीन थे, 5000 साल पहले अस्तित्व में थे, आज समाप्त हो चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए नए थे। इसलिए इसे नवीन सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि लोगों के लिए नया था। और प्राचीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विकास आज से 5000 साल पहले हुआ था, या अस्तित्व में 5000 साल पहले हुआ था। इसलिए यह एक नवीन और प्राचीन दोनों एक नई सभ्यता भी मानी जाती है, क्योंकि लोगों को जानने में, नए युग में जानकारी मिली। और प्राचीन इसलिए कि वो बहुत प्राचीन थी, पुरानी थी, 5000 साल पहले अस्तित्व में थी। तो एक नवीन प्राचीन सभ्यता का उद्घाटन हुआ, लोगों को जानकारी मिली। और इस सभ्यता का विकास जैसे ही हुआ तो 1944 ईस्वी में फिर हमारे देश के जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर थे, R.E.M. व्हीलर बनाए गए। R.E.M. व्हीलर के नेतृत्व में फिर इस क्षेत्र में और आगे बढ़ा गया। वो क्षेत्र जो अब तक ज्ञात नहीं थे, उसको फिर ज्ञात किया गया। और R.E.M. व्हीलर ने 1944 में यह रिपोर्ट तैयार करके कहा, पूरे विश्व स्तर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि हम आज भारतीय सभ्यता के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने का एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि हम उस सभ्यता को खोज कर लिए हैं जो शायद पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। 5000 साल पूर्व की सभ्यता है। पूरे विश्व की जो प्राचीन से प्राचीन सभ्यता है, यूनान की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगहो की सभ्यता, दुनिया की अनेक सभ्यताओं का हम जिक्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो सारी सभ्यताएं 5000 साल पुरानी नहीं है। 5000 के बाद की सभ्यता है, उसके पहले ही शुरू हुआ, खत्म हो गया, है ना। तो हमारी जो सभ्यता है सबसे प्राचीन मानी जाती है। जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ
तो विश्व के इतिहासकारों में, पुरातत्वविदों में कौतूहल की भावना जाग उठी। सब में ये रोमांच भर गया कि भाई ऐसा कौन सा जगह है, किस प्रकार का है, किन वजहों से इतना प्राचीन सभ्यता खत्म हो गया क्या। तो उसके बारे में लोगों की उत्सुकता हुई। बहुत सारे बाहरी विदेशों से टीम तैयार हुई, कनाडा से, अमेरिका से, फ्रांस से, अलग अलग देशों से, और उन सारे लोगों ने आकर के हमारे देश में खुदाई का काम शुरू कर दिया। और इसे शुरू करने से हमें भी इसमें सफलता प्राप्त हुई। नई नई तकनीकों का हमें ज्ञान हुआ, नए लोगों के साथ काम करने का सुअवसर मिला। तो खुदाई और जो उत्खनन पहले जो था वो बड़े पैमाने पे होने लगा, जो छोटे पैमाने पर सीमित स्तर तक था वो बड़े स्तर पर होने लगा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की तह तक हम जा पाने में समर्थ हुए। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी आपको किताब में मिल रही है या जो भी अन्य पुस्तकों में या अन्य स्रोतों से हम तक प्राप्य है, वो सारी जानकारी उन्हीं खोजों और उन्हीं उत्खनन का नतीजा है। इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता का जो शुरुआत हुआ था, वो लोग बड़े महान लोग थे जिन्होंने इतना ऐसे कार्य किए। आगे हम लोग जानते हैं, आगे जो टॉपिक है नई तकनीकों का प्रश्न। तो नई तकनीक जो है वही विदेशी लोग जब आए 1980 के दशक के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जब पहचान बनने लगी, तो विदेश से भी जर्मनी, फ्रांस, जैसा कि हमने बताया, अमेरिका, कनाडा, इन सभी देशों से लोग आए हमारे देश में उत्खनन करने के लिए, खुदाई करने के लिए और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो उनकी जो उन्नत तकनीकें थी, उनकी जो विस्तृत खोज करने का जो आधुनिक साज सज्जा व्यवस्था था, उस सब का हमने उपयोग किया। इससे नई प्रश्नों को भी हमने हल करने में सफलता प्राप्त की। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो निरुत्तर थे, लेकिन इन तकनीकों के माध्यम से उन तक हम पहुंच पाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई थी इतिहास के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई थी, उन सबको हमारे इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने निकाल कर खोज निकाला और सबके सामने प्रस्तुत किया। तो ये नई तकनीकों का ही महत्व है। अब सवाल उठता है कि जब ये जानकारी हो गई, पूरे विश्व को जानकारी हुई, हमें जानकारी हुई, तो इस जानकारी के बाद में उस अतीत को, अतीत का मतलब जो पुराना है, बीत चुका है, उन सभी चीज़ों को जोड़कर, वर्तमान से हमने जोड़ कर के सीखना शुरू किया कि कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से ये सभ्यता अंत हो गया, क्या चीज़ें रही होंगी, क्या घटनाएं घटी होगी जिसकी वजह से ये सभ्यता अस्तित्व खत्म हो गया इसका। तो इन सभी चीज़ों का सवाल का हम विभिन्न प्रकारों से उत्तर प्राप्त करते हैं। तो अतीत से जोड़कर हम जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे कि चमड़ा, लकड़ी, है ना, धातु, पत्थर, बटखरा, लिपि, ये सारी चीज़ें जो हमें प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से, उसका आज के युग में भी कैसे उपयोग हो रहा है या उनसे कैसे वर्तमान जोड़ा जा रहा है, ये सब चीज़ की जानकारी हमें हमारे इतिहासकारों के द्वारा भी मिला है। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको और भी बता दें कि अतीत की सारी चीज़ें हमें प्राप्त नहीं, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ है खुदाई के द्वारा, लेकिन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं हुआ है। याद रखना है, सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं हुआ। हमने इसी चैप्टर के दूसरे जो वीडियो में, दूसरे एपिसोड में जो हमने क्लास किया था, उसमें हमने बताया था लिपि के बारे में, है ना, एक रहस्यमय लिपि के बारे में चर्चा की थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि है उसमें वर्णों की संख्या, अक्षरों की संख्या 375 से लेकर के 400 के बीच है। 375 से लेकर कितना, 400 के बीच है। और इसमें जो अक्षरों की जो समानता है या अक्षरों की विषमता है, वो ऐसे हैं कि उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। आज किसी भी अक्षर से, किसी भी भाषा से वो हड़प्पाई लिपि मिलती नहीं है, मेल नहीं खाती है। यह 375 से 400 जो अक्षरों वाले जो लिपि थे, उसकी लिखावट दाहिने से बाएं की तरफ होती थी। जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, दाहिने से बाएं की तरफ, वैसे लिखा जाता है। तो इस लिपि को आज तक कोई विद्वान पढ़ नहीं पाया है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आज भी छुपी हुई है। हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई है, बात सत्य है, लेकिन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लुप्त हैं, अभी भी गुप्त हैं। और उस लिपि को यदि पढ़ा जा सकता तो शायद हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें बहुत विस्तृत जानकारी हो पाती। इसलिए उस लिपि को पढ़ने का तो बहुत प्रयास किया गया और किया जा भी रहा है, आगे भी किया जाएगा, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई है। वो लिपि को कोई विद्वान पढ़ पाने में सफलता हासिल नहीं किया है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमसे अभी भी छुपी हुई है।
अभी भी जो है कि जानकारी से बाहर है। तो ये समस्याएं हैं, ये कुछ समस्याएं हैं, ये सब कुछ लिमिटेशन है। हड़प्पा सभ्यता की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमारे पहुंच से बाहर है। तो हमने ये टॉपिक देखा। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं खोजों का वर्गीकरण। खोजों का वर्गीकरण कई भागों में खोज किया गया था। खोजों के वर्गीकरण के तहत हमको ये जानना है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं जिसका वर्गीकरण हमारे इतिहासकारों ने करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई है। जैसे कुछ ऐसे वस्तु मिले हैं जिन वस्तु को देखने से पता नहीं चलता है कि ये सही रूप से औजार था या अनुष्ठानिक कोई वस्तु थी या दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तुएं थी। तो इस चीज़ का वर्गीकरण नहीं हो पाता है। बस आकलन हम कर पाते हैं कुछ वस्तुओं का कि शायद इन वस्तुओं का उपयोग हमारे जो हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे इन चीज़ों में किया करते थे। उसके अलावा पुरातत्वविदों ने भी साक्ष्यों के आधार पर बहुत सारी चीज़ों का जानकारी प्राप्त किया है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ आज भी हैं जो रहस्य बने हुई हैं, जो जानकारी जिसके बारे में हमें पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ नष्ट हो गए हैं। 5000 साल पहले जो सभ्यता अस्तित्व में थी हूबहू उसी तरह आज तक तो नहीं रहेगी। बहुत सारी वस्तु खत्म हो गए, समाप्त हो गए, कुछ बचे तो नष्ट हो गए, आधे अधूरे बचे। इसलिए जो भी जानकारी हमें मिली उसका वर्गीकरण कर पाना और उन वस्तुओं का वर्गीकरण कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने भरपूर कोशिश किया, प्रयास किया। अब इसमें एक और समस्या है, खोजों का वर्गीकरण के बाद व्याख्या की समस्या। व्याख्या का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना, व्याख्या माने उसके बारे में उल्लेख करना। तो कुछ वस्तुएं ऐसी मिली है जिसका उल्लेख हम किस रूप में करें इसकी हम नहीं कर पाते हैं तुलना, या उसका सेटिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली है जो शायद मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में पेज में आपको कुछ मूर्तियाँ भी मिलेंगी, है ना, इस वाले टॉपिक के बगल में। तो एक मूर्ति ऐसी मिली है जो एक महिला की मूर्ति है और वह बहुत सारे आभूषण पहन रखी हुई है, शायद उसकी पूजा की जाती थी, वो मातृ देवी है। तो धार्मिक विधि व्यवस्था के बारे में बस आकलन हम कर पाते हैं कि शायद ऐसे मूर्तियों का लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन निश्चित तौर से यह कहना गलत होगा कि हाँ वो पूजा पाठ ही करते थे। इसलिए यह व्याख्या की समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात कि इतनी बड़ी हड़प्पाई सभ्यता की देखरेख करने के लिए, संचालन करने के लिए एक बड़ी शक्ति तो रही होगी जो राजा या शासक के रूप में कार्य करता था, सरकार के रूप में संचालन होता था। तो इस चीज़ की पुष्टि हमें नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसे कोई स्रोत नहीं मिले हैं, ऐसी कोई दस्तावेज भी नहीं मिला है, और मिला है तो उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए वो जानकारी हमारी त्रुटिपूर्ण है और जो भी प्राप्त है वो पूरा मुकम्मल भी नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसी मूर्ति मिली है जो एक पुरोहित, जिसे राजा पुरोहित कहा जाता है, आप चैप्टर में देखेंगे तस्वीर में आपको मिलेगा। तो राजा पुरोहित की एक तस्वीर है जिसमें राजा के शरीर की तरह है, उसका ऊपर वाला शरीर पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ा हुआ है, तो राजा पुरोहित उसको नाम दिया गया हमारे इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा। तो शायद इसलिए दिया गया होगा कि वो पुरोहित का भी काम करते होंगे, अनुष्ठानिक क्रियाकलाप भी कराते होंगे और राजा का भी कार्य करते होंगे, उन्हीं की देखरेख में जो है शासन संचालित होता होगा, इसलिए पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। लेकिन यह व्याख्या एकदम सटीक है ये कहना सही नहीं होगा। इसलिए आकलन हम लोग करते हैं और आकलन के ही आधार पर हमारे इतिहासकार पुरातत्वविदों ने इन सभी बातों को हम तक पहुंचाया है। और धार्मिक अनुष्ठानों की जहाँ तक बात है तो हड़प्पाई सभ्यताएं विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की पूजा करते थे, इस बात की पुष्टि हमें मिलती है। अनेक प्रकार के तरह तरह के मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती है और एक बड़ा सा शिवलिंग मिला है जो आज के डेट में जो शैव धर्म को मानने वाले या भगवान शिव को मानने वाले जो लोग होते तो आद्य शिव की मूर्ति कही गई है। वो जो भगवान शिव की जो आज के डेट में जो भगवान शिव की पूजा की जाती है, शिवलिंग जिसे कहते हैं, ये हमें उस समय में के भी खुदाई के द्वारा, खनन के द्वारा लगभग उसी तरह सदृश कह सकते हैं, हूबहू ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन है, तो ऐसा हमें प्राप्त हुआ है और उसको आद्य शिव कहा गया है। आद्य शिव का मतलब भगवान शिव से जुड़ा हुआ इनका नाम है, तो उनको रुद्र कहा गया है। इसके बारे में हम जब प्राचीन पुस्तकों का जब उदाहरण लेते हैं या हवाला लेते हैं तो देखते हैं कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच हमारे देश में
इस विश्व में एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम है ऋग्वेद, और इस काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, और इसके बाद के कालों को हम उत्तर ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जिसमें वेद की रचना हुई, बाकी शेष वेदों की रचना हुई, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का नाम आता है। और इस ऋग्वेद जो है सबसे पहले रचना हुई थी। तो इस ऋग्वेद में एक देवता का नाम आता है जिसे रुद्र कहा गया है, और वो रुद्र भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग उसी शिव की उपासना करते होंगे, उसी रुद्र भगवान की पूजा करते होंगे। तो इसकी भी हमें धार्मिक अनुष्ठानों का पता चलता है। साथ ही साथ धार्मिक अनुष्ठानों का एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है स्नानागार के बारे में, जो पहले दूसरे वीडियो में स्नानागार की भी चर्चा है, उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि स्नानागार में भी बताया गया कि जैसे कि एक आयताकार बना होता है एक गड्ढा, और उसमें पानी भरा जाता था, साफ पानी ऊपर से भरने की व्यवस्था थी, और जो गंदे पानी हो जाते थे स्नान करने के बाद तो उसे निकालने की व्यवस्था होती थी, जो नालियों के माध्यम से बाहर वह पानी निकल जाता था। उस स्नानागार का इस्तेमाल वहाँ के लोकल लोग शायद इसलिए किया करते थे, कोई धार्मिक अनुष्ठान को मना रहे हो, या सामूहिक कोई यज्ञ कर रहे हो, या कोई बड़ा क्रियाकलाप कर रहे हो, तो उस कार्यों को पवित्र जगह स्थान के रूप में उस स्नानागार का उपयोग किया जाता था, और उसमें स्नान आदि करके धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति की जाती थी। तो ये भी हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन का धार्मिक पहलू पता चलता है। और ये धार्मिक चीज़ों की व्याख्या हम विभिन्न प्रकार के मूर्तियों से करते हैं, विभिन्न चीज़ों से भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। साथ ही साथ भगवान शिव को पशुपति भी कहा गया है, और पशुपति कहा गया है क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के पशुओं के मालिक थे, इसलिए पशुपति भगवान शिव का दूसरा नाम है। रुद्र भी नाम है, आद्य शिव भी नाम है, शिवलिंग उन्हीं का प्रतीक है पूजा का। तो ये सारी चीज़ हमें सिंधु घाटी के सभ्यता से भी मिले कुछ चीज़ों से कुछ जुड़ाव सा लगता है, जिससे यह पता चलता है कि शायद धार्मिक जीवन स्तर पर हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे भगवान शिव की पूजा करते थे। उस समय के लोग शतरंज भी खेलते थे, शतरंज जो चेस होता है ना वो खेलते थे। पत्थर एक बड़ा सा देखेंगे जिसमें आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई है, और उस पर कुछ गोटी रखा हुआ है जिसको आगे पीछे करने का उसमें व्यवस्था है। तो ये चैप्टर के आखिर में ये एक तस्वीर आपको मिलेगा। तो विभिन्न प्रकार के स्रोतों से और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से हमें अब यही ज्ञात होता है कि यह हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक बड़ी उन्नत सभ्यता थी, बहुत ही विस्तृत और समृद्ध सभ्यता थी। ऐसी बेजोड़ सभ्यता विश्व में कहीं नहीं थी, लेकिन इन सभ्यताओं को हमने जो जाना है विभिन्न माध्यमों से, जो हम तक पहुंचा है विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग कालों में जो अलग अलग विद्वानों ने, पुरातत्ववेताओं ने, इतिहासकारों ने हम तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वो सराहनीय तो है ही, लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक अज्ञात है, अनभिज्ञ हैं उन सभी चीज़ों से, जैसे कि लिपि के बारे में बहुत सारी चीज़ों की। तो ये सब आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, जितना हो सका हमने आपको बतलाया। इस चैप्टर को फिर से आप लोग घर पर रिवीजन करेंगे, उसको पढ़ेंगे शुरू से, एक एक लाइन समझ में आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो समझ में नहीं आता है लाइक शेयर कमेंट तो करेंगे ही, और जो समझ में नहीं आता है उसको जो है आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, है ना, उसको हम सॉल्यूशन देंगे। और ये चैप्टर आज समाप्त होता है, और आपसे हम एक दो बात और महत्वपूर्ण करना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो छात्र सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं उसे अवश्य करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बेल आइकन दबा भी लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने की वजह से निश्चित समय पर आपको मिलता रहेगा वीडियो। और जो वीडियो देख रहे हैं उसको बढ़िया से देखें, समझें, जो भी प्रश्न पूछना है पूछें, और आगे भी बढ़ाएं ताकि अन्यों का भी भला हो, लाभ हो सके। और ये पहली बात हुई। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा बात नहीं है, पिछले वीडियो में भी हमने ये बात कही थी कि हमको जो है ऑनलाइन पढ़ाने का विशेष अनुभव नहीं है। मैं सीख रहा हूँ, आपके ही तरह नए स्टूडेंट की तरह बस वीडियो बनाना सीख रहा हूँ। जो हमसे हो पा रहा है, जितना अच्छा बन पाए, जो भी कमी बेसी जो हम देख रहे हैं उसको पर डे एगो दूगो चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ कमियां हैं, कुछ और सुधार हो सकता है, तो आप सलाह सुझाव ज़रूर दें। हम आपके सलाह सुझाव की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, हमें खुशी मिलेगी।
आइए जान करके कि आप हमारे विषय में सोचते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं किसी न किसी माध्यम से, कुछ सजेशन देके, सलाह देके। ये हो गया। तीसरी बात ये आपको बताना चाहेंगे कि आज 1 मई है, अप्रैल भी खत्म हो गया। मार्च और अप्रैल लगभग 2 महीने क्लास बंद था। उधर दीपावली, होली की छुट्टी थी। होली की छुट्टी के बाद में लॉकडाउन शुरू हो गया, पहला चरण, फिर दूसरा चरण शुरू हो गया। अब 1 मई हो चुका है। 3 मई के बाद भी हालत संभलने का नाम नहीं ले रही है। ये कोरोना वायरस, ग्लोबल वायरस बड़ी तबाही मचा रही है, पूरे विश्व को अपने चपेट में ले ली हुई है। समझिए कि लॉकडाउन ही इसका सॉल्यूशन है, दूसरा कोई इसका सहारा नहीं है। तो बस हमें लॉकडाउन के शर्तों को मानना है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, औरों को जागरूक करना है और वेट करना है कि कब तक खुलता है। जब खुल जाएगा तो इसकी सूचना आपको विभिन्न माध्यमों से मिल ही जाएगी। जब क्लास शुरू हो जाएगा, ऑफलाइन क्लास, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी आपका छूटा हुआ क्लास है या इतने 2 महीने के बीच में जो पढ़ाई शेष बच गया है या सिलेबस पीछे हो गया है, तो उसको मैं समय बढ़ा करके जल्दी पढ़ाऊँगा। 1 घंटे की बजाय 1.5-2 घंटे क्लास लूँगा और आप आश्वस्त रहें कि आपके एग्ज़ाम के समय तक पूरा सिलेबस कवर हम कर देंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स आपको हम दे देंगे, याद करा देंगे, सुन लेंगे, उसके बारे में सब बता देंगे। चैप्टर का एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, एक भी चीज़ शेष नहीं बचने देंगे। इस चीज़ की गारंटी है। जैसे भी हो, बस आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। हमारा मनोबल इसी से बढ़ता है और हम आपके मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छे वीडियो, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद छात्रों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।